हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। मेरा नाम है किशोर कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो पार्ट सेकंड में हमने पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिए थे। क्या क्या थे वो प्रिंसिपल, एक बार याद कर लेते हैं। पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में पूरे काम को डिवाइड करना एंड अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सेकेंड प्रिंसिपल था अथॉरिटी, पावर टू टेक द डिसीजन, है ना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल था। थर्ड था डिसिप्लिन। फोर्थ था यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, एंड फिफ्थ वन वाज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो, है ना। मैंने कुछ छोटे छोटे कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, है ना, जो ऑलरेडी मेंशन है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैंने पहले से उसे लिख लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चलिए ये है हमारा पार्ट थर्ड। क्लियर विजिबल होगा आप लोगों को। चलिए फिफ्थ प्रिंसिपल है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है मेरा इंटरेस्ट। जैसे कि मेरा मन है कि मैं दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाऊं, या मेरा मन कर रहा है कि मैं ये काम कर लूं, तो मेरा खुद का इंटरेस्ट है, वो मेरा खुद का गोल अचीव करने के लिए मेरे अंदर जो इंटरेस्ट है। तो ये कह रहा है सबऑर्डिनेट करना, मतलब उस चीज को मेक ओवर करना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, जो हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाए जनरल इंटरेस्ट में। जो हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, जनरल इंटरेस्ट में। मतलब एक मैनेजर अपनी एम्प्लॉयज को इस तरीके से मोटिवेट करता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो ये कहता है कि ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं है, ये हम सब का गोल है, ये हम सब का गोल है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो हम सब जो स्टाफ हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो भी ग्रो करेंगे। इसका मतलब ये होता है। तो देखो कहने का मतलब क्या था कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी और चीज को प्रायोरिटी ना देके हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्रायोरिटी देंगे। हम अपने फैमिली फंक्शंस को छोड़ेंगे, कोई किसी तरह का लीव नहीं लेंगे, है ना, कोई किसी भी तरह की कोई भी हैजल अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेक्रीफाइस करने पे तुला हो तो हम उसको छोड़ेंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के ऊपर वर्क करेंगे। यही कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया अभी आपको। टेकिंग डिसीजन प्रायोरिटी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि मतलब हम जो भी डिसीजन लेंगे, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ सुपरवाइजर, बीइंग अ डायरेक्टर और बीइंग अ वर्कर, हम जो भी डिसीजन लेंगे वो किसके हित में होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के हित में, कहते हैं ना हित में होना चाहिए। हित में मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हित में होना चाहिए। प्रायोरिटी मतलब कहते हैं ना फर्स्ट प्रायोरिटी देना, किसी भी चीज को पहला महत्व देना, महत्व देना कहलाता है प्रायोरिटी देना। थर्ड क्या है, एम्प्लॉय मस्ट सेक्रीफाइस देयर लीव्स। लीव्स कैसे, क्या फैमिली फंक्शंस में जा रहे हैं आप, जैसे कि मान लो कोई एम्प्लॉय फैमिली फंक्शन में जा रहा है, अब उसके 2 दिन बाद कंपनी में ऑडिट होना है, वो खुद ऑडिटर है उस कंपनी का, तो क्या फैमिली फंक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू फैमिली फंक्शन ऑफ दैट ऑडिटर। चलिए समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर। क्या कहता है ये प्रिंसिपल, ये देखते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 6 प्रिंसिपल, रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। रेमुनरेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज को हम क्या बोलते हैं, वेजेस एंड सैलरीज को हम क्या बोलते हैं, रेमुनरेशन। वेजेस और सैलरी को हम क्या बोलते हैं, रेमुनरेशन बोलते हैं हम। मतलब सैलरी बोल लो, कहते हैं ना हमारी नौकरी में जाहिर सी बात है कुछ पैसा तो मिलता है ना वो काम करने के लिए, तो वो सैलरी है, वेजेस है, वो क्या है, रेमुनरेशन है। अब गवर्नमेंट, अब देखो होता क्या है, हर एक कंपनी को ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो एम्प्लॉय है
हमारा जो वर्कर या मैनेजर जो भी हमारे यहाँ काम कर रहा है उसको अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग तो मिलने ही चाहिए। उसके ज्यादा आप दे रहे हो दैट्स वेल एंड गुड, बट इससे कम नहीं दे सकते आप। किससे कम? मिनिमम वेजेस एक्ट से कम आप नहीं दे सकते, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। अब मान लो कोई नया लेबर है तो उसकी वेजेस अलग होंगे। तो कोई एक लेबर है जो कई सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, अब वो एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपर्टीज है उसके पास वर्किंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं उसके, है ना, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर एक अपना टाइम दे चुका है 4 से 5 साल, तो उसकी सैलरी में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए ना एज कंपेयर टू न्यूबॉर्न वर्कर, है ना। तो ये कह रहा है और क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी देना, है ना। चलिए फोर्थ कह रहा है कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। अब ये कह रहा है आप अगर किसी व्यक्ति को ठीक से सैलरी दोगे, है ना, आप उसको टाइम टाइम पे सैलरीज दोगे, बोनस दोगे, एक्स्ट्रा फिंगी बेनिफिट्स दोगे, मेडिकल बेनिफिट्स, ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट, तो इस तरह के जो बेनिफिट होते हैं इससे एम्प्लॉय जो होता है हमारा, जो हमारा वर्कर होता है, जो हमारा स्टाफ होता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग, वो क्या होते हैं? गेट मोटिवेटेड। उन्हें लगता है कि हाँ यार ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए इतना कर रही है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, ये मेरी भी लायबिलिटी है, ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी इन लोगों के लिए अच्छा करूं। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, आज मेरा फास्ट है लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूं, तो बेसिकली ये आपकी लायबिलिटी बनती है कि आज आपने जो भी क्लास अटेंड किया इसको आप अच्छे से दिमाग में रखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ और बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल फाड़ दो, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इंक्रीजेस द टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय। टर्नओवर को बढ़ाना। अब यार टर्नओवर का मतलब क्या है? टर्नओवर का मतलब होता है स्टेबिलिटी। क्या बनाता है यहाँ पे? स्टेबिलिटी। अब मान लो डेली एक नया लेबर ला रहे हैं हमें काम करने के लिए, या हर दूसरे महीने हम एक दूसरा बंदा जो काम कर रहा है उसको हटा के एक नए बंदे को ले आए, तो कहीं ना कहीं क्या है, आप अगर अच्छे से रिम्यूनरेशन दोगे तो कोई इंसान आपके यहाँ से जॉब स्विच नहीं करेगा। क्यों भाई? जाहिर सी बात है, आपके यहाँ अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेजेस या सैलरी उसको मिल रही होगी तो वो जल्दी अपना जॉब स्विच नहीं करेगा, है ना। अगर दूसरा कॉम्पिटिटर आपका अगर उसको आपसे अच्छी सैलरी देगा तभी वो स्विच करेगा, अदरवाइज वो आपके यहां से सैलरी के बेसिस पे स्विच नहीं करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रिंसिपल की ओर। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन कहते हैं सेंट्रल मतलब एक तरीके से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही किसके हाथ में हो? टॉप लेवल के। किसके हाथ में हो? टॉप लेवल। मतलब कह रहा है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन मतलब कि सारी की सारी पावर मेरे पास है, निचोड़ ली मैंने, सारी की सारी पावर मेरे पास है। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर होना किसी के पास, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स। अब वो फ्यू हैंड्स कौन कौन से हैं? जैसे कि मान लो मैनेजर, या फिर कंपनी के कौन? डायरेक्टर्स। मतलब कि ये सब कौन है? टॉप लेवल के लोग, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है? कंसंट्रेशन, सॉरी, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, चलिए अब बढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखो यहां पे पावर्स कुछ लोगों के हाथ में है, जैसे कि कंपनी के शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर, मैनेजर्स के हाथ में है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग्स द लोअर लेवल, या फिर पूरी जो हायरार्की है, जो हायरार्की ऑफ चेन है, जो चेन ऑफ कमांड है, उन सबके पास पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सारे लेवल। कितने लेवल्स होते हैं पता है ना आपको? लेवल्स बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पे 3 होते हैं, यहां लिख दे रहा हूं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। टॉप में कौन होते हैं? कंपनी के मैनेजर, डायरेक्टर्स, वो लोग। मिडिल, सॉरी, कंपनी के मैनेजर नहीं होते, कंपनी के मैनेजर होते हैं आपके मिडिल लेवल में। टॉप में होते हैं कंपनी के डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ वगैरह, है ना। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सीएफओ होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर।
मिडिल में कौन, मैनेजर या सुपरवाइजर, लोअर में कौन, वर्कर्स या फोरमैन वगैरह जो लोग होते हैं, गैंग पैंग, ठीक है ना, तो ये सारे लोग होते हैं। चलिए अब सेंट्रलाइजेशन का फायदा क्या है, तो भाई सेंट्रलाइजेशन का फायदा ये होता है कि हम डिसीजंस को बहुत जल्दी लेते हैं। क्यों भाई, मैं ही बॉस हूं, मैं ही डिसीजन लूंगा सारे, तो जाहिर सी बात है मुझे ज्यादा टाइम तो लेना नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे किसी से पूछना नहीं है। आई डोंट हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अदर, तो मुझे ही ऑर्डर लेना है तो मैं क्यों ना क्या करूंगा, फास्ट एंड क्विक डिसीजन लूंगा। बट डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है, यहाँ अथॉरिटी डेलीगेट होती है टुवर्ड्स द ऑल लेवल्स। लेकिन हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस भी है। क्या, अब देखो अथॉरिटी सबके पास है, और आप जानते हो मैंने अभी आपको बताया था अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल, उसमें लोग मिसयूज करते हैं अथॉरिटी का। तो ये इसका क्या है, एक तरीके से डिसएडवांटेज है डिसेंट्रलाइजेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। 9th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। यहां पे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब, स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, प्रोडक्शन का मैनेजर, प्रोडक्शन की पूरी टीम, पूरा डिपार्टमेंट है ना, जैसे है ना, एक बंदा सेल्स का है तो सेल्स का मैनेजर, उसकी पूरी अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है। इफ समवन नीड्स टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन इन अदर डिपार्टमेंट, तो उसको एक प्रॉपर चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करना होगा। लाइक ए जो है वो प्रोडक्शन टीम में है एंड डी जो है वो मार्केटिंग टीम में। ए से डी पे जाना है तो ऐसा नहीं कि डी सीधे भाग के चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो एक चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करेगा, ए के बाद बी, फिर सी, फिर डी के पास जाएगा। समझ गए बात को आप? तो इस तरीके से होता है। तो यहां क्या कह रहा है, चेन ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर्स का एक चेन है ना, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, बड़े रैंक से लेके लोएस्ट रैंक। मतलब अगर नीचे वाले बंदे को ऊपर वाले बंदे के पास जाना है तो एक प्रॉपर हायरार्की को फॉलो करता जाएगा वो, ठीक। तो कह रहा है फेयोल्स ने, लेकिन इसके अंदर फेयोल जो थे हमारे हेनरी फेयोल, उन्होंने एक परमिशन दी थी। और वो परमिशन क्या थी, वो उनका ये कहना था कि एक परमिशन ये है कि एक बंदा होता है गैंग प्लैंक क्या बोलते हैं उस बंदे को, हम गैंग प्लैंक बोलते हैं, जो कि फेयोल्स परमिटेड अ शॉर्टकट, एक शॉर्टकट दिया था इसने, सॉरी ये हट गया, एक शॉर्टकट दिया था फेयोल ने, जिसमें इसने कहा था कि एक चेन जो है ये, इस चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं और डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं टुवर्ड्स ऑल द लेवल ऑफ एम्प्लॉयज इन एन डिफरेंट पोजीशन, वर्किंग एट द डिफरेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं उसको हम, गैंग प्लैंक। एक मेथड है या एक बंदा है जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या है ये, इंपॉर्टेंट है, मे भी आपका 1 मार्क्स में या 2 नंबर में पूछ ले आपसे वो, तो इस चीज का ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है ये समझो आगे। अब हमने पढ़ा स्केलर चेन का प्रिंसिपल। अब स्केलर चेन के प्रिंसिपल में होता क्या है थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कहीं ना कहीं स्केलर चेन में आपको ये एक छूट देता है कि आपका जो कंपनी है वो प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्डर में, कहीं ना कहीं आपको ये फायदा होता है कि आपकी कंपनी सिस्टमैटिक ऑर्डर में वर्क करती है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ अच्छे से यहाँ पे। जैसे समझ लो एक बंदा है ए, एक बंदा है यहाँ पे ए, यहाँ बता रहा हूँ स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल। जैसे आप इसको देखो, ये स्केलर चेन क्या होता है। जैसे यहां एक बैठा हुआ है ए, यहां है बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो देखो कहना क्या चाह रहा है, इफ बी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद जी या एफ, अगर बी को एफ से कम्युनिकेट करना है तो उसको ऐसे चलना पड़ेगा, सी टू डी, फिर डी, फिर ए, देन ई, देन फिर एफ। तो ये होता है एक क्या, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। दूसरा, लेकिन जो फेयोल ने जो परमिट दिया था उसका क्या कहना था ये समझ लेते हैं एक बार इसी प्रिंसिपल से आप। उनका कहना था जैसे देखो ये, इफ ए बी सी डी ई एफ जी, अगर ए वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद जी तो
तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। क्या कर सकता है वो? डायरेक्ट कम्युनिकेट गैंग प्लैंक के तहत, इसके तहत डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है वो, ठीक है ना। टुवर्ड्स ऑल द लेवल्स या टुवर्ड्स ऑल द पोजीशन ऑफ वर्किंग एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये होता है आपका गैंग प्लैंक। होप आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, इसको समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है? यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है। ऑर्डर डज नॉट मीन फॉर कमांड, ऑर्डर डू नॉट मीन फॉर कमांड। ध्यान रखना, ऑर्डर यहां पे डू नॉट मीन फॉर कमांड। यहां ऑर्डर का मतलब होता है रेफर्स टू ऑर्डरली प्लेसमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल एट अ फिक्स प्लेस। यहां पे ऑर्डर का मतलब है ना, चीजें एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखो। जैसे मान लो आप अपने बुक जो आपका बुक का रैक होता है वहां पे क्या करते हो आप? पहले देखो सारी बुक्स रखते हो, फिर कॉपीज का एक होता है, फिर आपके पेन और पेंसिल स्टेशनरी का एक आइटम होता है, नीचे आप आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह रखते हो। तो क्या एक तरीके से आपके एक अलमीरा में आप चीजों को सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखते हो, है ना, एज पर योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। तो ये वही कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब यहाँ पे कमांड से नहीं है, यहाँ पे मतलब होता है ऑर्डरली प्लेसमेंट, मतलब चीजों को ठीक से रखना। किस चीज को? मैन एंड मटेरियल। मैन भी क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है, मटेरियल भी हमारे लिए रिसोर्स ही है। तो दोनों रिसोर्सेज को ठीक से रखना। जैसे मानो आप सुपरमार्केट जाते हो, आप मॉल्स जाते हो, देखो वहां पे चीजें कितनी सिस्टमैटिक होती हैं, अरेंज, हर चीज अपने ऑर्डर के हिसाब से, अपनी प्राइस के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से, है ना, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, सब कुछ ऑर्डरली प्लेस्ड होता है इन अ वेल सिस्टमैटिक मैनर। अब इससे फायदा क्या होता है? आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आपको जिस सेक्शन में जाना है आप उस सेक्शन, आप कहते हो ना भैया मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पे शू सेक्शन कहाँ पे है, वो कहता है सर सेकंड फ्लोर के राइट में चले जाओ, आपको शू सेक्शन मिल जाए। क्यों? क्योंकि चीजें ऑर्डरली प्लेसमेंट है, चीजें सही से रखी हुई है। इसी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे आपका टाइम का वेस्टेज नहीं होता है, आप प्रॉपरली अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सेटिस्फाई कर लेते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या होता है? इक्विटी डज नॉट मीन, यहां पे आप समझो इक्विटी का मतलब यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना, आप कॉमर्स वाले हैं हम लोग। इक्विटी का मतलब यहाँ पे एसेट्स नहीं हो गई कि आप कहोगे इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है ये। इक्विटी का मतलब होता है काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट। क्या होता है? कहते हैं ना लोगों से अच्छे से बात करो, लोगों से प्यार से बात करो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट विद एम्प्लॉइज। मतलब अपने एम्प्लॉइज के साथ जो उसके मेन मैनेजर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो सीईओ सीएफओ हैं, वो लोग अच्छे से बात करें, है ना। अब वो अच्छे से बात करेंगे तो क्या होगा? वो बंदा मोटिवेट होगा, आपके यहाँ अच्छे से अपना बेस्ट देगा, प्रॉपरली एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 100% देगा अपना, वो जल्दी जॉब स्विच नहीं करेगा क्योंकि वो मोटिवेटेड है ना। यार देखो मेरे ना जो मेरे बॉस हैं वो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है ना। जैसे मान लो कोई बच्चा बुरे नंबर भी लेकर आ रहा है, मैं कहता हूँ बेटा कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से नंबर आ जाएंगे, मेहनत करो, तो वो मोटिवेट हो गया। अब वो नेक्स्ट टाइम अगर सर ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं अच्छा करूंगा। तो ये वही कह रहा है कि इक्विटी का मतलब होता है काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट विद एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, इक्विटी मींस नो डिस्क्रिमिनेशन। इक्विटी का मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है ना भेदभाव करना, कहते हैं ना भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है यहां पे समझ लो जरा सा। डिस्क्रिमिनेशन शब्द को थोड़ा बता देता हूं मैं, हिंदी में लिख दे रहा हूं यहां पे, ये रहा भेदभाव। अब होता क्या है, आप गूगल में काम कर रहे हो, मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो, वहां पे डिफरेंट कंट्री के लोग हैं। कोई नाइजीरिया से है, कोई साउथ अफ्रीका से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई न्यूजीलैंड से है, कोई इंडिया, कोई पाकिस्तान, कोई गल्फ कंट्री से, कोई यूरोप से है। अब होता क्या है, मान लो कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आप हिंदी में बात कर रहे हो, अरे इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती, ये तो बेकार आदमी है। कोई उर्दू में बात कर रहा है, अरे इसको तो हिंदी नहीं आती है, तो आप उससे बातें नहीं करोगे। अच्छा ये पाकिस्तान का है, अरे नहीं, ये हमारा दुश्मन है ना। तो ये ट्रीटमेंट नहीं करना है आपको। ये हमारा प्रिंसिपल बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द अकाउंट ऑफ लैंग्वेज, मतलब बोलचाल, सेक्स, रिलीजन, कास्ट एंड पोजीशन। समझ गए बात को? जैसे कोई इंसान चपरासी है
और आप हो मैनेजर, आपको अरे हेड चपरासी से कौन बात करता है, तो क्या आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो यहाँ पे? तो यही कह रहा है आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कि आपको नो डिस्क्रिमिनेशन करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, आप अचीव नहीं कर पाओगे। और अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉइज को जो क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। कैसा सेटिस्फैक्शन? मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा और वो मोटिवेट होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट 12th प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी मतलब कितना ठहराव, एक जगह पे रुकना। टेन्योर एक ड्यूरेशन, एक टाइम ड्यूरेशन की बात होती है। टेन्योर क्या है यहाँ पे? टेन्योर यहाँ पे है टाइम ड्यूरेशन। टेन्योर यहाँ पे क्या है? एक टाइम ड्यूरेशन है। नेक्स्ट ऑफ पर्सोनल, जो लोग काम कर रहे हैं। यहां कौन है? एम्प्लॉय। यहां पे क्या होता है? टाइम। स्टेबिलिटी आपको पता है, ये ठहराव कहते हैं हम। तो कह रहा है अगर आप उनको क्या दोगे? जॉब सिक्योरिटी दोगे। आप उनसे कहोगे बेटा कोई बात नहीं, आप अच्छे से काम करो, आपको कोई नौकरी से नहीं निकालेगा, पर आप अपना बेस्ट दो। अगर उनको दिखेगा, अगर एम्प्लॉयज को दिखेगा कि आपकी कंपनी या उनकी कंपनी जो है वो उन पे टाइम दे रही है, अच्छे से उनको मोटिवेशन दे रही है, प्रॉपर वेजेस सैलरी दे रही है, उनके साथ काइंड एंड गुड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके साथ इक्विटी अच्छे से कर रहे हैं चीजों को, तो क्या है उनके अंदर एक जॉब सिक्योरिटी की भावना आएगी कि हाँ मैं यहाँ पे सेफ हूं, मुझे नौकरी से हटाया नहीं जाएगा। अब सोचो किसी बंदे को पता है कि मैंने एक गलती करी नहीं और मुझे नौकरी से निकाला गया, तो क्या वो अपना बेस्ट देगा? नहीं दे पाएगा वो। अगर मान लो कि बच्चा कोई टेस्ट दे रहा है, उसके अंदर घर वालों ने कहा बेटा अगर टेस्ट अच्छा नहीं गया, या सर ने बोला बेटा अगर टेस्ट में 1 नंबर भी कम आए तो बहुत मारेंगे, तो क्या वो अपना बेस्ट दे पाएगा? नहीं, वो डर में रहेगा कि यार मेरे नंबर कट गए तो सर मुझे मारेंगे। तो इसी वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए, वो 100% इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकता। तो ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि तो उसको जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए। अगर जॉब सिक्योरिटी मिलेगी तो वो एफिशिएंटली वर्क करेगा। अब जब एफिशिएंटली वर्क करेगा तो मतलब वही है कि जहां पर वो टाइम का वेस्टेज नहीं करेगा और मोटिवेटेड तो रहेगा ही। 13th प्रिंसिपल हमारा है इनिशिएटिव। अब ये इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल क्या कह रहा है? अब देखो इसमें कुछ खास समझने के लिए नहीं है। इनिशिएटिव कहते हैं मैम बेटा प्लीज टेक द इनिशिएटिव, समवन एल्स। जैसे आप मान लो क्लास में बैठे हुए हो, मैम आई क्लास में, उन्होंने बोला बेटा ऐसा है ना ये ड्राइंग कंपटीशन है, तो आप में से कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो मान लो कोई बच्चा उसने फटाक से हाथ उठा लिया, तो वो क्या है? वो एक तरीके से फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एक्शन है ना। वो क्या कर रहा है? इनिशिएट कर रहा है चीजों को स्टार्ट कर रहा है जल्दी से आगे बढ़ के। मतलब अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे फटाक से ग्रैब कर लेना। जैसे कि मैनेजर आता है, यार ये प्रॉब्लम्स हो रही है, अब उनमें से क्या मैनेजर रेस्पेक्ट करेगा, अगर 4 लोग उसको अलग अलग सजेशन दे रहे हैं तो वो सबकी सुनेगा, है ना। और उनको ये अपॉर्चुनिटी, एक मैनेजर की ये वो है, एक तरीके से आप कह लो उसके लिए एक मैनेजर की ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबकी बात सुनेगा, है ना। सबको इक्वल चांस देगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा कि ही और शी विल गिव देयर इनिशिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल, है ना। तो ये होता है आपका इनिशिएटिव का प्रिंसिपल। इनिशिएटिव मतलब टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सोल्यूशन, या फिर आप कह लो आइडियाज, है ना, which helps in achieving organizational goal, and the manager should must respect that person who or he or she will giving that idea, है ना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा मैनर प्रिंसिपल, अब खत्म होने वाले हैं आप फ्यूल के। तो लास्ट प्रिंसिपल हमारा क्या कह रहा है? प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है, देखो स्पिरिट यूनिटी, एकता की भावना। इसका मतलब क्या है? एकता की भावना वाला प्रिंसिपल। जैसे कि जहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर वो मल्टीनेशनल अलग अलग देश के लोग हैं, तो हर बंदा एक दूसरे की क्या करेगा? कट ऑफ करने में लगा होगा, मैं ऐसा क्या करूं कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला प्रिंसिपल लागू करना चाहिए। क्या? स्पिरिट डी कॉर्प्स, जहां पे मैनेजमेंट को क्या करना है? इंकरेज करना है, लोगों को सबको समझाना है अच्छे से कि हम सब एक हैं, हम सबको क्या देखना है? अपनी खुद की इंडिविजुअल इंटरेस्ट। पढ़ा था ना भी हमने पीछे 6th और 7th प्रिंसिपल जो हमारा था, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब यही है कि हमें अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के किस में काम करना है? टीम स्पिरिट में। सॉरी, कैसे काम करना है? हमें टीम स्पिरिट में काम करना है। हमें कैसे वर्क करना है? टीम स्पिरिट में, एक साथ काम करना है, मिलके काम करना है।
नो पाकिस्तानी, नो बांग्लादेशी, नो यूरोपियन, नो नथिंग। हमें क्या करना है, एक साथ मिलके। आप सोचो एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ी होते हैं, अब 11 खिलाड़ी सब एक साथ खेलेंगे तब ना। अब विराट कोहली कह रहा है मैं तो शतक मारने के लिए खेल रहा हूँ, रोहित कह रहा है मैं अलग शतक मारूंगा, एक बॉलर कह रहा है कि मैं तो विकेट लेने के लिए खेल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सब अपने अलग अलग मोटिव के लिए खेलेंगे। तो उन सबका मोटिव क्या होना चाहिए, वन गोल। उनका वन गोल होना चाहिए, क्या, कि इंडिया कैसे जीतेगी। अब मान लो कल के मैच में या परसों के मैच में अभी जो इंडिया ने हराया था पाकिस्तान को बेसिकली, तो उसमें क्या हुआ था, तो हर खिलाड़ी के अपने लिए खेल रहा था, नहीं टीम स्पिरिट है, इंडियन टीम है वो विराट कोहली की टीम नहीं है, वो रोहित शर्मा की टीम नहीं है, वो इंडिया की टीम है, वेयर ईच एंड एवरी प्लेयर मस्ट प्ले फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। जो किसके लिए खेलेंगे, इंडिया की जीत के लिए खेलेंगे, फॉर इंडिया विंस, है ना। तो यहाँ पे कौन सी भावना होनी चाहिए, एक तरीके से मैनेजमेंट मस्ट इंक्रीज द टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी, यूनिटी एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकस ऑन ग्रुप गोल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल गोल। इंडिविजुअल गोल पे फोकस नहीं करना है, ग्रुप गोल के ऊपर फोकस करना है। अब मैनेजर मस्ट रिप्लेस आई विद बी। जैसे कोई मैनेजर है, अब रोहित शर्मा कल का मैच जीत गए, वो क्या कहेंगे, मैंने अपनी बैटिंग से मैच जिता दिया, नहीं, हम सबकी मेहनत से हम मैच जीते हैं, है ना। तो यही कह रहा है, हमें आई को हटाना है और वी को यहां पे आई से रिप्लेस करना है। मतलब मैंने नहीं किया है, हम सब ने, मैंने नहीं, हम सब मिलके कर रहे हैं ये काम, ठीक है। होप आपको ये सारे मैनेजमेंट के 14 के 14 प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो लेट मी शो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।